हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कुछ रेशियोज और उसका इम्पोर्टेंस क्या है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्रमोटर होल्डिंग। सो प्रमोटर होल्डिंग का मतलब क्या है? तो प्रमोटर होल्डिंग यानी बेसिकली प्रमोटर्स यानी क्या? तो प्रमोटर्स यानी वो लोग जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की होती है। जो अगर टेक्निकल टर्म्स में मैं बात करूं तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स है उनको प्रमोटर्स बोला जाता है। जिन्होंने बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया हुआ होता है, उसको ग्रो करते हैं, तो उनको प्रमोटर्स बोलते हैं। अब प्रमोटर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? तो आइडियल प्रमोटर होल्डिंग जो मैं फॉलो करता हूँ वो एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। तो अगर प्रमोटर्स को ही अपनी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है तो हम लोग उस उन कंपनीज में इंटरेस्ट रख के कुछ मतलब नहीं है। तो मिनिमम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसा सीखेंगे कि हम उसको यूज करके कैसे हम स्क्रीनर बना सकते हैं। आज के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो, तो आपको ये याद रखना है कि प्रमोटर होल्डिंग शुड बी एटलीस्ट मोर देन 50%। तो आज का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है प्लेज। प्लेज यानी गिरवी रखना। तो जनरली बहुत सारे प्रमोटर्स क्या करते हैं, अपने शेयर्स को प्लेज करते हैं और उसके ऊपर लोन लेते हैं। तो वो एक नेगेटिव साइन माना जाता है। तो अगर प्लेज है तो मैं जनरली ऐसा फॉलो करता हूँ, या थंब रूल आप जो रख सकते हैं वो ऐसा रख सकते हैं कि अगर प्लेज 0% है तो ही आप उस कंपनी के शेयर्स बाय करेंगे। ऐसा याद रखिए, 4 से 5 हजार कंपनी लिस्टेड है, हमको बेस्ट कंपनीज ढूंढनी है। तो जैसे कि फर्स्ट में मैंने बताया प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा होना चाहिए। सेकंड, कि जो प्लेज है शेयर्स का प्रमोटर के होल्डिंग का, वो 0 होना चाहिए। आप किसी कंडीशंस में अगर आप चाहे तो वो 5% 10% रख सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो, जनरली मैं जो फॉलो करता हूँ वो 0% ही फॉलो करता हूँ। तो ये है प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। अब आज का जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब मैं पहले समझा देता हूँ। तो पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये रेशियो की फॉर्मूला क्या है? तो ये रेशियो की फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, कोई भी शेयर का मार्केट प्राइस, और डिवाइड बाय उसका अर्निंग्स पर शेयर। तो कंपनी ने साल में अर्निंग्स कैसे आता है? तो अर्निंग्स, कोई भी कंपनी का अर्निंग्स का मतलब है कि उसका जो भी प्रॉफिट हुआ फॉर शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो एक शेयर पे कंपनी ने बुक प्रॉफिट कितना अर्न किया उसको बोलते हैं अर्निंग्स। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का अर्निंग्स है 10 रुपए, ईपीएस है, और उसका मार्केट प्राइस जो चल रहा है मार्केट में वो शेयर का प्राइस है, तो वो 200 रुपीज मार्केट प्राइस है। तो इसका जो पी रेशियो हुआ वो हुआ 200 डिवाइड बाई 10, यानी कि 20। यानी इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर कंपनी कंसिस्टेंटली 10 रुपीज ईपीएस अर्निंग पर शेयर अर्न करती है तो उनको 20 ईयर्स लगेंगे अपना मार्केट प्राइस जस्टिफाई करने में। अब जो जनरल रूल, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि पीई रेशियो कितना होना चाहिए, पर पीई रेशियो जनरली 20 to 25 का आइडियल माना जाता है। अभी आप देखेंगे जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे थे, अभी तो थोड़े करेक्ट हो चुके हैं, तो बहुत सारे कंपनी के शेयर्स 50 के पीई पे है, 60 के पीई पे है, 100 के पीई पे है। तो ये सब शेयर्स आपको बेच देने चाहिए। तो ये आपको नहीं रखने हैं। ठीक है। तो ये आपको एक पी रेशियो के बारे में ध्यान रखना है कि अगर 15 20 25, तो वो उसका थोड़ा आइडियल पी रेशियो है। अगर उससे कम है तो वो मतलब अच्छा है, जितना ज्यादा है उतना थोड़ा रिस्की यानी ओवर वैल्यूड हो सकती है वो कंपनी। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ओवर वैल्यूड ही होगी, पर वो अलग टर्म्स एंड कंडीशंस, बट 90% शेयर्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि इससे ज्यादा अगर पी है तो वो ओवर वैल्यूड कैटेगरी में चला जाएगा। फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि जो भी कंपनी का पी रेशियो देख रहे हैं
तो अगर वो पी कंपनी का पी रेशियो उसकी इंडस्ट्री पी से कम है तो वो एक अंडर वैल्यूड कंपनी आप चूज कर रहे हैं। अब वो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप अगर स्क्रीनर पे जाते हैं तो स्क्रीनर डॉट इन पे आपको कोई भी कंपनी का इंडस्ट्री पी भी दिखाई देगा। तो आप एक बेसिकली एक फिल्टर लगा के ऐसा चेक कर सकते हैं कि जो कंपनी आप देख रहे हैं उसका पी रेशियो उसकी इंडस्ट्री से कम है या ज्यादा है। आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, एक फिल्टर लगा सकते हैं कि जहाँ पे अगर पी रेशियो उसकी इंडस्ट्री पी से कम है तो ही वो आपके फिल्टर में है। अगर पी रेशियो कोई भी इंडस्ट्री पी से ज्यादा है, उस वो कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो ओवर वैल्यूड ही होगी। पर अगर उससे कम है तो चांसेस बहुत है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड होगी उस इंडस्ट्री में। और वो अंडर वैल्यूड बहुत सारे रीजंस, फिर हमको रिजल्ट चेक करना है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में कोई ग्रोथ ही नहीं है, कोई पीएसई नहीं है, उस वजह से भी पी रेशियो कम हो सकता है। तो हम लोग एक ये फिल्टर लगा सकते हैं कि अगर उसका कंपनी का पी रेशियो उसकी इंडस्ट्री पी से कम है तो शायद वो एक अंडर वैल्यूड कंपनी हो सकती है। अब आज का जो फिफ्थ कॉन्सेप्ट है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, तो जो कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है तो उसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, तो सेल्स लेस परचेजेस या कॉस्ट, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ गए। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जनरली होता है सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, वो सब डिडक्ट होता है, इसको प्रॉफिट स्टेटमेंट बोलते हैं। तो फिर जो आता है उसको बोलते हैं ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबी एबिटा बोलते हैं। उसमें से फिर डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो उसको बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसको मैं अगर इधर कंटिन्यू करता हूँ तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट डिडक्ट होता है तो इसको बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स डिडक्ट होता है तो इसको बोलते हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट आया, अगर उसमें से हमको कुछ शेयर होल्डर डिविडेंड है तो वो माइनस करके, सॉरी, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड अगर है तो माइनस करके जो बचता है वो बचता है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इस प्रॉफिट को अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स या अपनी इक्विटी कैपिटल से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है रिटर्न ऑन इक्विटी। सो बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स पे हमको कितना रिटर्न मिला। या तो हम उसको अलग हिसाब से बोले कि अलग टर्न करके उसको बोले, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अगर 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उनको कितना प्रॉफिट मिला, 1 रुपया मिला, 2 रुपया मिला, 3 रुपया मिला, तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न दिखाते हैं कि अगर किसी ने एक इक्विटी शेयर बाई किया है तो उस पे हमको जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला, तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का कोई आइडियल रेशियो नहीं है, पर बहुत सारी कंपनीज है जो मोर देन 20, 25, 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करती है। तो हम लोग एक फिल्टर लगा सकते हैं जिसमें हम लोग 15%, 20% रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम रख सकते हैं। तो अगर उतना ग्रोथ किसी कंपनी ने दिया है या उतना रिटर्न किसी कंपनी ने दिया है हर साल, तो वो कंपनी शायद फंडामेंटली अच्छी हो सकती है। अब हमारा जो आज का सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले तो हमको ये समझना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी इक्विटी शेयर्स। पिछले जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था वो था रिटर्न ऑन इक्विटी, तो सिर्फ हमने इक्विटी शेयर कैपिटल कंसीडर किया था। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कोई डिबेंचर्स है या प्लस कोई लोन्स है। तो वो पूरा अमाउंट जो हमने बिजनेस में लगाया है वो, वेदर इट इज एन इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट या लोन्स, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉय। तो पूरे बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है खुद का प्लस दूसरों का,
तो उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जैसे कि हमने पिछले स्टेटमेंट में जो रेवेन्यू स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि सेल्स, उसमें से परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग अगर बात माइनस करते हैं तो हमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें से हम लोग सेलिंग एडमिन एक्सपेंस डिडक्ट करते हैं तो हमको मिलता है एबिटा। उसमें से हम डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन माइनस करते हैं तो हमको मिलता है ईबीआईटी, यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की जो फॉर्मूला है वो है रिटर्न ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा जो हम लोग फाइंड कर सकते हैं वो ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं कि टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनको इजीली समझ में आएगा, तो उसको भी कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो ये भी एक आइडियल रेशियो है कि कंपनी अपना पैसा कैसे इफेक्टिवली यूज कर रही है या नहीं कर रही है, इंक्लूडिंग वो जो जो उन्होंने डेट ले रखा है या लोन्स ले रखी है वो कितना इफेक्टिवली यूज कर रही है। उससे हमको उनका रिटर्न ऑन कैपिटल, उनका परफॉर्मेंस पता चलता है, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका भी हम लोग आइडियल ऐसा गिन सकते हैं कि 15-20%, 25%, जो हमको रखने, बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छा रिटर्न ऑन आरओसी और आरओई देती है, तो वो हम लोग एक फिल्टर यूज कर सकते हैं हमारे स्क्रीनर के लिए अच्छे शेयर्स ढूंढने के लिए। अब आज के लिए जो लास्ट एंड फाइनल चीज है, सेवंथ चीज, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो है क्वार्टरली सेल्स एंड क्वार्टरली प्रॉफिट। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी आप चूज कर रहे हैं फंडामेंटली या फंडामेंटल अच्छी कंपनीज ढूंढने के लिए आपको क्या देखना है, तो एटलीस्ट पिछले 2 या 3 साल से कंपनी का जो क्वार्टरली सेल्स है वो ग्रो होना चाहिए। वो ग्रो कितना होना चाहिए, तो एटलीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो एटलीस्ट अगर 1% भी ग्रो होता है तो भी वो हमारे लिए अच्छा है। यानी हम लोग एक ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो पिछले 2 या 3 साल से हर क्वार्टर, यानी 3 साल के अगर हम लोग 4 क्वार्टर है, यानी हर 12 क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से ज्यादा वो सेल्स कर रही है, तो वो क्वार्टरली सेल्स बढ़ता रहना चाहिए। दूसरा, वैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए। तो जैसे जैसे कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो होना चाहिए, और ये भी हम पिछले 2 या 3 साल के हर क्वार्टरली प्रॉफिट में हम लोग ऐसा रख सकते हैं कि एटलीस्ट 1% का ग्रोथ रेट है। क्योंकि अगर सेल्स और प्रॉफिट ग्रो करेगा तो ईपीएस ग्रो होगा, ईपीएस ग्रो होगा तो पीई रेशियो के हिसाब से हमारा मार्केट प्राइस ग्रो हो सकता है। तो इसको हम लोग जनरली, सेल्स को हम लोग जनरली बोलते हैं टॉप लाइन, और प्रॉफिट को हम लोग जनरली बोलते हैं बॉटम लाइन। तो सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी कंपनी में ये दो चीज है, अगर ये दो चीज नहीं है तो वो कंपनी में हमको कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आप जाके देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के उसमें क्या परफॉर्मेंस है, यस बैंक का आप देख सकते हैं। आप कोई पेनी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनीज की बैलेंस शीट जाके देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जाके देखिए कि उसमें सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इवन आपके पास जो कंपनीज जो आपने होल्ड कर रखी है उसमें आप चेक कीजिए कि क्वार्टरली सेल्स और क्वार्टरली प्रॉफिट हर क्वार्टर ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है, या कंपनी, अगर ये दो चीज घटने लग जाए 2 या 3 क्वार्टर में, तो ऐसा समझ लीजिए कि ये कंपनी का टाइम आ गया और ये अब कंसोलिडेशन फेज या स्टेगनेंट फेज में चली गई है। तो अब अगर वो नए कोई प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं लाती है या नई स्ट्रेटेजी नहीं लाती है तब तक इनका सेल्स वापस ऊपर नहीं जाएगा। तो आप उस कंपनीज में अगर आपको अच्छा प्रॉफिट है तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने टोटल 7 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग स्क्रीनर डॉट इन पे स्क्रीनर बनाएंगे, एक एग्जाम्पल कि हम लोग कैसे 4 या 5 हजार कंपनीज जो हैं उनमें से हम कैसे
कैसे 40, 50, 100 कंपनीज कैसे फिल्टर कर सकते हैं और उसमें से कैसे अच्छी फंडामेंटल कंपनी चूज कर सकते हैं। फिर हम उसमें से ऐसा देख सकते हैं कि उसके चार्ट्स देख सकते हैं, उसका टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो टेक्नो फंडा एक एनालिसिस हो जाएगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये सब टर्म्स वो भी सीख पाएंगे। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने जरूर पूरे होते हैं। थैंक यू।